हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार। शब्द विचार एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे कंपटीशन में बहुत ढेर सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि शब्दों के विभाजन के 4 आधार हैं, जिसमें से नंबर 1 था उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया तद्भव और तत्सम। अब हम पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द। आइए विदेशी और विदेशज इन शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी का मतलब विदेश से आया हुआ, विदेशज का मतलब जो विदेश में जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई हो वो विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में कई देशों के लोग आए, उन्होंने शासन किया और देश में घुले मिले तो अपनी भाषा के शब्दों को हमें दे गए, क्योंकि हम जिसके सानिध्य में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से हमारा मेल मिलाप होता है। तो वातावरण और उन व्यक्तियों वस्तुओं का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में अपने आप आ जाता है। तो विदेशी आए, जैसे मुसलमान आक्रमणकारी आए विदेशों से, उन्होंने तलवार के बल पर हमारे देश पर शासन किया और कई सौ वर्षों तक शासन किया। तो वो अपनी भाषा को हमें दे गए, भाषा हमें स्वयमेव हमारे अंदर आ गई। और हिंदी तो इतनी उदार भाषा है कि वो सभी शब्दों को अपने आप में आत्मसात कर लेती है। तो आइए देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में कितने विदेशी शब्द घुले हुए हैं। नंबर 1 अरबी शब्द। अरबी शब्द, अरबी भाषा के शब्द हमारी हिंदी में कितने घुले मिले हैं, हमें ये देखना है। कुछ शब्दों को जो आप बहुत चर्चित शब्द हैं, जो हमारे रोजमर्रा के बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, मैं उन शब्दों की सूची आपको देता हूं। अल्लाह, आदमी, आदत, इनाम, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, औरत, औलाद, कब्र, कर्ज, कुर्सी, किला, किताब, खराब, जवाब, जहाज, तकिया, तरक्की, दिमाग, दवा, दावत, नशा, नहर, फायदा, मुहावरा, मल्लाह, मौसम, लिफाफा, वकील, शराब, हिम्मत, हिसाब और हमला। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो हमारी भाषा में घुले मिले हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अरब के लोग आए, हमारे ऊपर शासन किया, अपनी भाषा को हमें दे गए और अरबी शब्दों को हिंदी ने बड़े प्यार से आत्मसात कर लिया। ये लगते ही नहीं कि बाहरी शब्द हैं। और ये जैसे अल्लाह, आदमी, आदत, इनाम, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, औरत, औलाद, कब्र, कर्ज, कुर्सी, किला, किताब, खराब,
जवाब, जहाज, तकिया, तरक्की, दिमाग, दवा, दावत, नशा, नहर, फ़ायदा, मुहावरा, मल्लाह, मौसम, लिफाफा, वकील, शराब, हिम्मत, हिसाब, हमला। ये इतने चर्चित शब्द हैं जिन्हें हम आप रोज़ अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं रोज़, और ये नहीं जानते कि किस भाषा के शब्द हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अलावा हम और कुछ बोलते भी नहीं। जैसे एक शब्द है, देखिए तकिया। तकिया एक शब्द है। अब आप बताइए कि तकिया का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और तकिया के अलावा हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। तो ये अरबी भाषा का शब्द है तकिया। इसके बदले हम कुछ बोलते ही नहीं। और आप देखें दवा और लिफाफा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और मौसम, मौसम देखिए, आप कहते हैं सर्दी है तो कहते हैं मौसम ख़राब है, गर्मी है तो कह रहे हैं आज बहुत गर्मी है, आज मौसम बहुत गर्म है, बारिश हो रही तो कहते हैं आज मौसम ख़राब है, आसमान की तरफ सिर उठाते कहते हैं आज मौसम साफ़ है। तो मौसम के अलावा आप कुछ बोलते नहीं हैं। अब ज़रा विचार कीजिए कि क्या अरबी के पहले, मतलब जब अरब लोग हमारे देश में आए तभी हमें अपनी भाषा दे गए, तो क्या उससे पहले हम मौसम के बदले कोई और शब्द का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे? विचार कर लीजिए इस पर कि इन शब्दों के बदले क्या हम मौसम को हम खास तौर से लेते हैं कि क्या मौसम के बदले हम किसी और शब्द का प्रयोग करते थे? जरूर करते रहे होंगे, लेकिन यह शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि जो इसके बदले प्रयुक्त होता था वो शब्द समाप्त हो गया। और जैसे एक शब्द है नहर, ये है नहर। अब आप बताइए, नहर को आप और कुछ नहीं कहते, हिंदी में नहर कहते ही नहीं, आप नहर कहते हैं तो अरबी कहते हैं। तो ये प्रमुख शब्द हैं। यद्यपि हजारों शब्द हैं अरबी भाषा के जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुले मिले हैं। ये तो मैंने आपको प्रमुख शब्द दिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरबी के बाद अब हम फारसी शब्दों की बात करते हैं। अरबी के बाद फारसी शब्द, क्योंकि अरबी और फारसी ये मुस्लिम सल्तनत काल की प्रमुख भाषाएं थीं और इन्होंने व्यापक असर डाला है। और फारसी तो मुग़लों की राजभाषा थी। तो हम देखते हैं कि हमारी हिंदी में फारसी के प्रमुख कौन कौन से शब्द हैं जो घुले मिले हैं। जैसे अनार, अंगूर, अदा, आमदनी, आवाज, कुश्ती, खरगोश, गवाह, गुलाब, चादर, चश्मा, चेहरा, जंग, जहर, जिंदगी, जादू, तेज, दिल, जवान, पर्दा, परहेज, बीमार, मलाई, मरहम, मुर्गा, मुर्दा, रंग, शादी, सरदार, सरकार, हजार आदि। अब देखें कि ये फारसी के शब्द हैं। फारसी के प्रमुख शब्द जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में घुले मिले हैं, हम आप रोज़ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में।
अनार, अंगूर, अदा, आमदनी, आवाज, कुश्ती, खरगोश, गवाह, गुलाब, चादर, चश्मा, चेहरा, जंग, जहर, जिंदगी, जादू, तेज, दिल, जवान, पर्दा, परहेज, बीमार, मलाई, मरहम, मुर्गा, मुर्दा, रंग, शादी, सरदार, सरकार, हजार आदि। ये प्रमुख शब्द हैं जिनका हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए कि आप अनार के अलावा, एक फल है अनार, एक अनार 100 बीमार, पुरानी कहावत है कि इस अनार के बदले आप और कुछ नहीं कहते, अंगूर के बदले आप और कुछ नहीं कहते। ठीक है, ये विदेशों से आए होंगे, हमने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे चादर है, ये वाला चादर। अब चादर के बदले हिंदी में हम और कोई शब्द प्रयोग ही नहीं करते। चादर इतना लोकप्रिय है कि सब लोग चादर ही कहते हैं। और देखें जैसे चेहरा है, चलो चेहरा को आप मुख भी कह लेते हैं, मुख, मुंह, चेहरा कह लेते हैं। जंग, जंग को आप युद्ध भी कह लेते हैं। अब जैसे जादू है, इसके बदले आप हिंदी में और किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते, जादू। और देखिए जैसे पर्दा, पर्दा भी ऐसा शब्द है। परहेज देख लीजिए, हिंदी में हम और किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। यद्यपि आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य की बात आती है, लेकिन पथ्य अपथ्य कितने लोग कहते हैं? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या वैद्य जी चाहे कहते हों। नहीं, हम कहते हैं कि डॉक्टर ने परहेज बताया है कि भाई बुखार में दही नहीं लेना चाहिए, तो ये परहेज है। और देख लीजिए रंग, ये एक ऐसा शब्द है रंग, इसका हम हिंदी में कुछ नहीं है। अब आप सोचें कि जब फारस वाले हमारे देश में नहीं आए थे तो इस शब्द के बदले हम किस शब्द का व्यवहार करते रहे होंगे, ये विचारने ये प्रश्न है। संभवतः कोई, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूं कि रंग के बदले आप क्या, आप वर्ण हो सकता है, लाल, पीला, नीला, काला, वर्ण, लेकिन वर्ण का प्रयोग कितने लोग करते हैं आप सोच लीजिए। दुनिया रंग कहती है, जबकि रंग फारसी भाषा का है। और भी है जैसे सरदार है, शादी है, सरकार है। सरकार की हम बहुत बात करते हैं, इनकी सरकार, उनकी सरकार, फारसी का लफ्ज़ है। और हजार, हजार का बहुत प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अरबी और फारसी के शब्द हमारी भाषा में घुले मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अरबी फारसी के बाद तुर्की भाषा, क्योंकि तुर्क हमारे देश में आए, तुर्की देश से हमारे देश में रहे वो और अपनी भाषा को हमें दे गए। तो अरबी फारसी के बाद हम तुर्की की बात करते हैं। प्रमुख जो शब्द हैं तुर्की के और प्रचलित शब्द जो हमारी भाषा में घुले मिले हैं, जैसे कैंची, जैसे उर्दू। उर्दू स्वयं तुर्की भाषा का है, उर्दू शब्द स्वयं तुर्की भाषा का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में ये दोनों शब्द पूछे जाते हैं। कुर्की, चेचक, कुर्की, कुर्की, चेचक, चाकू, तोप, तमगा, बेगम, बहादुर, लाश, मुगल। मुगल शब्द स्वयं तुर्की भाषा का है। दरोगा, बारूद और कुली, ये कुली शब्द भी तुर्की भाषा का है। अब आप देखें कि ये कैंची, उर्दू, तुर्की, कुर्की, ये कुर्की है। चेचक, चाकू, तोप, तमगा। तमगा का मतलब मेडल, जो फौजी अपने कंधे पर और सीने पर सजाते हैं। बेगम, बहादुर, लाश, मुगल, दरोगा, बारूद, कुली, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तुर्कों का हमारे देश पर में आगमन हुआ और अपनी भाषा को वो हमें दे गए। आगे देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल देश के लोग भी हमारे यहाँ आए थे। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की। यद्यपि खोज करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था कि ईसाइयत का प्रचार करना पश्चिमी देशों से बाहर, उन्होंने भरपूर किया। और अंग्रेज तो 1947 में हमारा देश छोड़ के चले गए।
और पुर्तगाली गोवा को उन्होंने 1961 में खाली किया था, 1961 में। तो पुर्तगाली शब्द प्रमुख हम देखते हैं, अनानास, एक जो फल है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अनानास। अचार, आलमारी, इस्पात, काजू, बाल्टी, कमरा, गोदाम, चाबी, तंबाकू, आलू, और सब्जी है गोभी, तौलिया, संतरा, पपीता, कप्तान, फीता, नापने वाला आदि। ये प्रमुख शब्द हैं जो हमारी भाषा में घुले मिले हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। अनानास, अचार, अलमारी, इस्पात, काजू, बाल्टी, कमरा, गोदाम, चाबी, तंबाकू, आलू, गोभी, तौलिया, संतरा, पपीता, कप्तान, फीता आदि। ये प्रमुख शब्द हैं जो हमारी भाषा में पूरी तरह से घुले मिले हैं और इनका हम दैनिक जीवन में इस तरह व्यवहार करते हैं कि ये लगता ही नहीं कि विदेशी शब्द हैं। ये सब हमारे परिचित शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटे छोटे शब्द हैं। अब हम अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी, चूँकि अंग्रेजियत हम पर हावी है और अंग्रेजी वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो अंग्रेजी के जो प्रमुख शब्द हैं हमारी भाषा में घुले मिले हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। अंग्रेजी, आप अंग्रेजी को ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी, नुक्ता जा के नीचे लगेगा अंग्रेजी। अंग्रेजी के शब्द जैसे स्कूल, स्टेशन, स्कूल, स्टेशन और इंच, मशीन, और भी जितने भी शब्द आप रोजमर्रा के अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं, इंजन, कार और ड्राइवर, पेंसिल, इनकम, मास्टर, कोट, बटन, पंप, मोबाइल, टेलीफोन और जितने भी शब्द हैं ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, आप इनका रोज प्रयोग करते हैं। फोटो, पेट्रोल आदि। अंग्रेजी तो हमारी भाषा में छाई हुई है, इसके बगैर काम ही नहीं चलता। हम अक्सर अगर 4 वाक्य बोलते हैं तो उसमें 2 वाक्य तो अंग्रेजी के ही होते हैं, शब्दों से भरे होते हैं, और हिंदी अंग्रेजी को मिला करके हिंग्लिश का प्रयोग आजकल लोग करते हैं। तो ये प्रमुख शब्द हैं जो हमारी भाषा में घुले मिले हैं। इनका व्यवहार आप अंग्रेजी के शब्दों को दूर से ही देखकर पहचान लेंगे कि ये क्या है। दिक्कत आती है साथियों अरबी और फारसी में, ये कन्फर्म नहीं हो पाता कि कौन सा शब्द अरबी भाषा से है, कौन सा शब्द फारसी भाषा से है। यहाँ दिक्कत होती है और इसमें पहचान की कोई ट्रिक भी नहीं है, आपको अभ्यास से ही ये संभव है। इसलिए अरबी और फारसी के शब्दों का खूब अभ्यास करें। अंग्रेजी के अलावा चीनी शब्द हमारी भाषा में घुले हैं। चीनी शब्द मतलब चाइनीज, चीन के देश से, जैसे चाय, चीनी, लीची, चाय, चीनी, लीची, चीकू, और आजकल जो ये है ना कोरोना, जो बीमारी महामारी चल रही है, ये भी तो चाइना से ही आई है, तो ये भी चाइनीज शब्द है।
तो चाय, चीनी, लीची, चीकू, कोरोना, ये प्रमुख चाइनीज शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच शब्दों की बात करते हैं, 2-4, क्योंकि फ्रांसीसियों ने भी हमारे देश पे राज किया है। यद्यपि ज़्यादा शब्द फ्रेंच के नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। देखें, अंग्रेज, ये स्वयं फ्रेंच का शब्द है। अंग्रेज, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, कर्फ्यू, बिगुल, और एक शब्द है रिपोर्ताज। यद्यपि यह हिंदी की एक विधा है, रिपोर्ताज, रिपोर्ट देने को रिपोर्ताज कहते हैं, हिंदी की एक विधा है, लेकिन है ये फ्रेंच भाषा का शब्द। 1-2 बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना उचित समझा। तो आप देखें, फ्रेंच का शब्द है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, बिगुल और रिपोर्ताज, ये प्रमुख शब्द हैं। एक और ले लेते हैं, जापानी। जापानी शब्द, जो प्रमुख जापानी शब्द है वो है रिक्शा और सुनामी और सूमो। वहाँ के बड़े बड़े पहलवान होते हैं, बड़े भारी भारी, उन्हें कहते हैं सूमो। और जो पौधों को बनाते हैं ना, बोनसाई, वो भी जापानी शब्द है, और भी कई हो सकते हैं। तो ये रिक्शा, सुनामी, सूमो, बोनसाई, रिक्शा अक्सर आपसे पूछा जाता है, बहुत चर्चित है, ये जापानी भाषा का शब्द है। तो आपने देखा कि विदेशज या विदेशी शब्दों के अंतर्गत अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, चाइनीज, फ्रेंच और जापानी, ये प्रमुख शब्द हैं जो हमारी भाषा में घुले मिले हैं। और इतने घुले मिले हैं कि हमें अंतर नहीं कर पाते हम कि ये हिंदी का है या किसी और का है। तो थोड़ा सा अभ्यास से ये जानना संभव होगा हमारे लिए कि ये किस भाषा का शब्द है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि कोरोना किस भाषा का शब्द है। अब उसमें 4-5 विकल्प दे रहेंगे, तो अगर आपको पता है कि ये चाइनीज है तो आपने सही उत्तर दे दिया, नहीं तो गलती हो जाएगी। इस तरह से कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। रिक्शा बहुत पूछा जाता है, कारतूस बहुत पूछा जाता है, और अरबी फारसी के बहुत से शब्द पूछे जाते हैं। तो आपके सम्मुख ये मैंने रखा। अब एक पॉइंट ये बचा है कि आपने देखा है कि अरबी और फारसी के शब्दों में नुक्ता लगाने का एक प्रचलन है। नीचे की बिंदी को नुक्ता कहते हैं, नन्हा सा बिंदु लगा देते हैं और हम नुक्ता कहते हैं। अब बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किस शब्द के किस वर्ण के नीचे नुक्ता लगेगा और किस वर्ण के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि नुक्ता या नुक्ता बोलते हैं इसे, नुक्ता, ये किन किन वर्णों के बीच में लगाए जाते हैं। क्योंकि जब हम जहर लिखते हैं, हमने लिख दिया जहर, और ये है नुक्ता, नन्ही सी बिंदी हमने लगाई, ये है नुक्ता। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं वो, जैसे अ और क, ख, ग, ज और फा। ये प्रमुख अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। इनके नीचे हम ये वाली बिंदी लगाते हैं, ये वाली बिंदी लगाते हैं, इसके बगल में गोद में ये वाली बिंदी लगती है, ख, ये क, इसके थोड़ा और नज़दीक लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर लगाते हैं। अ, क, ख, ग, ज, फा। बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसमें क्या है कि हम मुंह में हवा भर के बोलेंगे। जैसे हमने लिखा ग और म, तो एक तो आप पढ़ दोगे ग और म, गम, और जैसे ही यहाँ नुक्ता लग गया आप मुंह में हवा भर कर बोलोगे गम, गम, गम। जैसे ज है, एक आपने शब्द लिखा हजार। अब हजार जो शुद्ध होगा वो होगा नुक्ता लगेगा जा में। जब आपने जा में नुक्ता लगा दिया तो आप हजार नहीं कहोगे, हजार, हजार, हजार बोलोगे, हजार। मुंह में जरा अंदर से आवाज निकालोगे। तो ये नुक्ता का ये है। अब हम ये देखते हैं कि किन शब्दों में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि गम को गम लिखें या गम लिखें। तो ये अभ्यास से, गहन अभ्यास से ही संभव है।
आइए 2-3 चीज़ें देखते हैं कि किन शब्दों के नीचे नुक्ता लगता है और किन शब्दों के नीचे नहीं लगता। एक तो अंग्रेजी में क्यू से शुरू होने वाले शब्द, क्यू से आरंभ होने वाले शब्द, हमें जरा अंग्रेजी में जाना पड़ेगा। क्यू से आरंभ होने वाले शब्द जितने भी होते हैं उनके आगे नुक्ता लगेगा जब आप हिंदी में लिखोगे, देवनागरी में लिखोगे। जैसे कुर्बान, यहां नुक्ता लगेगा। कहर, लगाना और बोलना दोनों मुश्किल का काम है लेकिन किया जाएगा। कलम, कैद, यहां नुक्ता लगा दिया हमने। अब एक और है GH, जिन अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं GH से जिन शब्दों की शुरुआत करते हैं उनके नीचे भी नुक्ता लगता है। जैसे हमने लिखा गुलाम, जैसे हमने लिखा गजल। अब गजल में गा के नीचे भी लगेगा और जा के नीचे भी लगेगा। GH से जो अंग्रेजी में शुरू होंगे उन सब के नीचे लगेगा। और लिख दें बगावत, पैगंबर, तो जहां भी गा आएगा वहां पर लग जाएगा। एक और चीज है जो हम जेड से जिन अक्षरों की शुरुआत करेंगे, जेड से जितने भी अक्षर बनेंगे, जितने भी शब्द बनेंगे उनके नीचे नुक्ता लगेगा। जैसे जमीन, जलजला, जैसे आप भूकंप कहते हैं तो ये जलजला, अब जा के नीचे नुक्ता लगेगा। जिंदगी, जिंदा, मुंह में हवा भर के बोलेंगे जिंदा। तो जितने जेड से शुरू होने वाले हैं इन सब में नुक्ता लगेगा। और एक और है, जितने एफ से शुरू होने वाले हैं उन सब में नुक्ता लगेगा। जैसे हमने लिख दिया फीस, भले ही ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन नुक्ता जरूर लगेगा। और फिल्म, ये अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन नुक्ता लगकर ही ये शुद्ध होंगे। और फॉर्म, फा के नीचे नुक्ता लगेगा। और फ्रिज, अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन नुक्ता आप जरूर लगाओगे तभी ये सही होगा। तो इस तरह से जो क्यू से लिखे जाएं, जो GH से लिखे जाएं, जो जेड से लिखे जाएं, जो एफ से लिखे जाएं, उनके आगे नुक्ता लिखा जाता है। और इसमें व्यापक अध्ययन अपेक्षित है, तभी आप अपनी बात पूरी कर पाएंगे। अब बचा है संकर शब्द और देशज शब्द, जिनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।